अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज शाहीन साहब भाई साहब मसरूफ़ थे, इस वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। तो मेरा भी पहले प्रोग्राम था, मैंने कहा चलें आज मैं नहीं व्लॉग करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें क्विकली जो है ना, आप लोगों को कुछ खबरें मैंने निकाल के रखी हुई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप सियासत डॉट पी के को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये हर वीडियो के नीचे ये ज्वाइन का बटन नज़र आएगा, इसको क्लिक कर कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज शाकिर अवान साहब की मुलाकात हुई है सोहराब बरकत साहब के साथ। तो उन्होंने उस हवाले से ट्वीट किया था। अपनी मुलाकात के हवाले से कहते हैं, आज कैंप जेल में काफ़ी तगोदो, कई रुकावटें और तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार सोहराब बरकत से मुलाकात हो ही गई। सोहराब बरकत एक ऐसा नाम है जिसे कैद ने खामोश तो किया मगर झुका ना सकी। चेहरे पर सुकून था, आंखों में ठहराव और लहजे में वो एतमाद जो सिर्फ वही लोग रखते हैं जो वक्त के अंधेरों से गुजर कर निकलते हैं। आप लोगों को शायद रियलाइजेशन नहीं है, स्पेशली आजकल के दौर के अंदर, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो हर वक्त बिजी होता है। यानी कि हमारे पास कुछ कुछ ना कुछ करने के लिए होता है हर वक्त। कुछ भी ना करने के लिए हो तो आप टिकटॉक खोल के बैठ जाते हैं, उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट कर देते हैं, यूट्यूब देखना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से कई लोग जो हैं वो आपको पता है एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ओवर ड्राइव पे आपका दिमाग काम कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आपको कहें ना कि 1 घंटा आपने बैठना है और कुछ नहीं करना है, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सोहराब बरकत के पास ना वहाँ पे सेल फोन है, ना कोई किताब है। वहाँ पर वो बैठे हुए हैं और सिर्फ दीवारों को देख रहे हैं। तो कई लोग जो है उसको ऑब्वियसली नेगेटिवली भी देखते हैं, लेकिन शाकिर रवान साहब के मुताबिक वो बड़ा पॉजिटिव उनको आज नज़र आए हैं। वो कहते हैं, सोहराब बरकत ने मुस्कुराकर कहा, ये कैद सज़ा नहीं थी, ये तरबियत थी। कैद के दौरान माशरती मामलात, अहम वाक़यात, फ़िक्री सवालात, सब कुछ नए ज़ाविये से देखने को मिला। ये कैद मुझे कमज़ोर न कर सकी, बल्कि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ कैदें जंजीर नहीं होती, वो इंसान को तोड़ती नहीं, तराश देती हैं। कुछ कैदें जिस्म को बांध देती हैं और कुछ कैदें इंसान को आज़ाद कर देती हैं। सोहराब बरकत आज भी कैद में है, मगर खौफ, शिकस्त और पछतावे से आज़ाद। इंशाल्लाह होपफुली। अब मसला आपको याद होगा कि कल उनकी बेल की हियरिंग थी, लेकिन वहाँ पर जो जज साहब बैठे हुए थे उन्होंने बेल हियरिंग सुनने से इनकार कर दिया। तो अब उसके बाद जो है साद रसूल के मुताबिक अब दोबारा से उस प्रोसेस को करना पड़ेगा और फिर होपफुली अगले हफ्ते तक उनको और सफ़र करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। पर आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता ही होगा कि पीआईए की इन्होंने इन्होंने ऑब्वियसली अनाउंस तो ये किया है कि 135 बिलियन रुपीस के अंदर सेल किया है, लेकिन हकीकत में इन्होंने उसको सिर्फ 10 अरब रुपए के अंदर सेल कर दिया है। आपको पता है कि एक जहाज की प्राइस भी नहीं है ये 135 बिलियन क्यों बता रहे हैं? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं बेसिकली। 10 बिलियन के अलावा जो बाकी के पैसे थे ना, वो जिन्होंने बाय किया है ना, उन्होंने कहा है, उनसे वादा लिया गया है कि भाई आपने ये बाकी के जो पैसे हैं ना 125 बिलियन, ये आपने पीआईए के अंदर और डालने हैं। अब आप अंदाज़ा करें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से कि मैंने कोई जो है कन्वीनियंस स्टोर जो है वो मैंने बाय किया है, उसकी प्राइस लेट्स से कि $35,000 है। तो जो मुझे सेल कर रहा है ना वो मुझे कहता है कि यार मैं ना तुम्हें जो है ना 10,000 के अंदर जो है ना मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम मेरे से वादा करो, तुमने जो है ना इसके अंदर 25,000 और इन्वेस्ट करने हैं जब तुम ले लोगे, जब तुम ओनर बन जाओगे। तो ये इस काम में भी जो है ना 2 नंबरी की गई है, लोगों को धोखा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि मैं इसकी जो अच्छा फिर इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। इसका जो इसके ऊपर जो कर्जा था ना इस इदारे के ऊपर, वो तकरीबन 800 अरब रुपए था। ठीक है जी। अब वो 800 अरब रुपए भी पीआईए से उठाकर हुकूमत ने अपने खाते में डाल लिए है, और वो हम जो है ना हम अपने टैक्सेस के पैसों से उसको पे करेंगे। इसको बिल्कुल क्लीन खाता करके इन्होंने दिया है। और इसके बाद इस अदारे की जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो भी इनको ट्रांसफ़र हो जाएंगी। आपको पता है कि न्यूयॉर्क के अंदर रोजवेल्ट होटल है, सिर्फ उसकी प्राइस जो है ना वो $1 बिलियन के करीब है, और इन्होंने सब कुछ उनको 35 मिलियन के अंदर दे दिया है। यानी कि 10 अरब को अगर यूएसडी में कन्वर्ट करें तो आपके 35 मिलियन बनते हैं।
इस हवाले से कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। वकास साहब कहते हैं पीआईए के हवाई जहाज़ों के बेड़े की तखमीनी मालियत तकरीबन 5.8 अरब डॉलर है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर इन्होंने तमाम जहाज़ सिर्फ स्क्रैप में भी बेच दिए होते तो इन्हें 35 मिलियन डॉलर से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रकम मिलनी थी। ये सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल है और यही वजह है कि पाकिस्तान का कारोबारी अशराफिया तबका फ़ौज के आगे सर झुकाए रखता है। और फिर यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं सुने। कहते हैं पीआईए का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। यानी कि कुछ भी कह देते हैं इनके जब मुंह में आ जाता है, जैसे लोग, क्योंकि लोगों को ये समझते हैं ना, लोगों को तो नहीं समझ आएगा। हम जो कह देंगे लोग समझेंगे कि ये ठीक बात है, शायद ये समझते हैं शायद। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं 70 साल इस पीआईए 50 की दहाई में जो दुनिया की कामयाब तरीन एयरलाइन थी को जी भर के लूटो, तबाहो बर्बाद करो, फिर इस तबाह इदारे को बेच कर खुशी के शादियाने बजाओ कि हमने कमाल कर दिया है। हमारी हालत इस नशई की तरह हो गई है जो खर्चा पूरा करने के लिए घर के बर्तन भी बेच देता है। आप यकीन करें, ये कनाडा से जो पाकिस्तान फ़्लाइट्स आती थी ना, हर वक्त फुल फ़्लाइटें होती थी। तो ये लॉस में किस तरह जा सकती है एयरलाइन, हमें तो ये नहीं समझ आती थी। वो इस तरह जाती थी कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली आसिफ जरदारी के दौर के अंदर, तो इसके अंदर इंतहा की लूट मार की गई है। अली जई साहब कहते हैं दुनिया में मुख्तलिफ एयरलाइंस के बोइंग 777X जहाज़ का इंजन $70 मिलियन का होता है। मतलब 6 इंजन के पैसों में पूरी एयरलाइन बिक गई है। पीआईए बिकने का अफसोस ना करें, यहाँ तो ज़मीर बिक गए हैं, कलम बिक गए हैं, कानून बिक गए हैं, ईमान बिक गया है, समीना पाशा साहिबा कहती हैं। एसआर राना साहब कहते हैं दुनिया अपने असासे बचाने की जंग लड़ती है और हम अपने असासे बेचने की जंग लड़ते हैं, हम ऐसी कौम हैं। उसके बाद फयाज शाह साहब कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को पीआईए की फ़रोख्त से सिर्फ 10 अरब रुपए मिले हैं। आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन करने वाले आज 10 अरब रुपए मिलने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है फयाज साहब ने। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। यानी कि ये लोग जो हैं इस वक्त, जो है ना, इन्हें पता है। यानी कि आप जबरदस्ती जब लोगों को आगे बिठा देंगे ना, जैसे आर्मी चीफ साहब ने किया है, तो इन्हें सबको पता है कि ये दोबारा कभी इलेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, चाहे जो मर्जी ये कुछ कर लें, पार्टियां तबाह हो चुकी हैं ये। तो अब इसका क्या मतलब है, आखिरी चांस है, जितना लूट सकते हो लूटो। और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। इस हवाले से शाहीन से भाई साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है। कहते हैं पीआईए भी जहेज में गई, वैसे कौमी एयरलाइन को लेते तो गाली भी पड़ती और चलाना भी मुश्किल होता। तक तो कान उल्टी तरफ से पकड़ लिए हैं, एयरलाइन हबीब साहब को दे दी और हबीब साहब की गर्दन पीछे से दबा ली है। जो 20% हिस्सा बाकी है इसमें फौज घुस जाएंगे और अब फौजी जवान लड़कियां आपको एयर होस्टेस की शक्ल में नजर आएंगी। अगर कुछ गड़बड़ की तो वीगो डाला एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद होगा। ये ड्रामा एक बड़ी नाकामी का इतराफ है। चलना पीआईए ने इसी तरह है, मगर मज़े फौजियों के होंगे। टिकट फ्री, सामान फ्री, दुनिया भर घूमो और तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये कैसी निजकारी है, जिसने खरीदा पैसे भी इसी ने रख लिए। जिथे वेखो फौजा ही फौजा, अगे पीछे मौजा ही मौजा। याद रखो आज एक फील्ड मार्शल जहाज गिरने से जहन्नम में गया। इनसे हमारे फील्ड मार्शल की, आपको पता ना कि लिबिया में एक आर्मी चीफ जो है, जो वेस्टर्न फोर्सेस था, उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद आपको पता है हुसैन हक्कानी साहब, वो फिर एकदम बढ़ चढ़ कर आ गया है। वो कहते हैं कि कितना ज़बरदस्त हुकूमत ने डील कर दी है। उसके जवाब में शाहीन साहब भाई साहब कहते हैं अरे भाईजान एयरलाइन को छोड़ें, वो 80 लाख डॉलर जो आपको जरदारी ने खुफिया फंड में दिए थे वो कहाँ हैं, उसका जवाब दें ज़रा पहले। उसके बाद आसमा शराजी साहबा ने ऐलान किया आज, कहती हैं आज़ादी इजहार को सबसे बड़ा ख़तरा अब सोशल मीडिया और समाजी फसाइयत से है। यानी कि यार इस तरह की आपको ट्वीट्स अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं। यानी कि ये, क्योंकि ये अब मसला ये है कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ। आई थिंक अहमद अली ख़ान साहब बड़ी, उनकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि वो, यानी कि मैं नहीं उनको जानता था, मुझे पता चला है कि उनका 5-6 महीने पहले, और उनका भी यानी कि रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था फेसबुक को, और वो उनके ऑलरेडी 500,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो सच्ची बात करते हैं और आवाम को सच बताते हैं, तो आवाम उनको अप्रिशिएट करती है, उनको फॉलो करती है। ठीक है। आसमा शराजी साहिबा झूठ बोलती हैं आके, ठीक है,
हमें सबको पता है कि वो इस जो फैशिस्ट रजीम जो इस वक्त काबिज है मुल्क को, उसकी डिफेंडर हैं ये। तो अब ये क्या नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है, मुल्क के लिए बड़ा ही खतरनाक है। तो इसको जो है, इसके ऊपर जो है ना, ये बेसिकली नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ना पाकिस्तान से निकालें, ताकि सिर्फ मेरी आवाज़, मैं जो बोलूँ वही लोग सुने। ये चाहती हैं कि पाकिस्तान पहले ज़माने में चला जाए। आपको याद होगा कि पीटीवी के दौर में, इवन के अभी रिसेंटली भी सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का फिनोमेना जो पीक के ऊपर गया है ना, वो 12 से, बल्कि 2015 के बाद और ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि आसमा शराजी टीवी के ऊपर बैठी बैठी हुई होती थी, जो मर्जी बकवास करती रहें, और लोग चाहे उनको सुन के कुड़ते होते थे और कहते होते थे कि क्या खबीस लोग हैं, क्या झूठे लोग हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब उनके पास मीडियम आ गया, कोई भी बंदा अपना सेलफोन उठाता है और इनकी छितरौल कर देता है। अब इनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, वो कह रही हैं कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और सिर्फ उनकी आवाज़ टीवी के ऊपर चलनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपने सुनी ली होगी, मरीम नवाज साहिबा ने आज तकरीर की है, और उन्होंने, मेरे ख्याल में वर्ड्स वो लिख के आई थी, और उन्होंने फैसला किया था कि मैंने जो है ना आज अपनी अंग्रेज़ी की जो है ना स्किल मैंने दिखानी है पाकिस्तानियों को, कि मैं कितनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी बोलती हूँ। A spectacular show. What a riveting spectacle. It was a nail biter. यानी कि आपको आपको सुन के भी लग रहा होगा कि इन्होंने ये जो वर्ड्स बोले हैं ना दो तीन, इनकी इन्होंने ठीक ठाक प्रैक्टिस की हुई होगी। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने भी हाई स्कूल के दौर में जब तकरीर वगैरह करनी होती थी ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से डिलीवर होते थे, आपको पता लगता था कि यार ये बंदे ने प्रैक्टिस की हुई है इसकी। तो आपने कभी सुना है अब इमरान खान से अंग्रेजी पाकिस्तान में कोई अच्छी बोलता है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से कोई पॉलिटिशियन इमरान खान से बेहतर अंग्रेजी पाकिस्तान में बोलता है। उसने आज तक कभी पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलने की कोशिश की है किसी तकरीर के अंदर, कहीं पे जाकर किसी को इम्प्रेस करने? मुझे याद है कि वो जुल्फी बुखारी साहब जो है ना, वो एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, इमरान खान वजीर आजम थे, तो वो उन्होंने बड़ा जो है ना 3 पीस सूट पहना हुआ था उधर। तो इमरान खान साहब ने उनका वहाँ पर सबके सामने बैठ के जो है ना उनका मजाक उड़ाया था इस बात के ऊपर कि ये क्या, तुम कहाँ पे आ गए हो, तुम कोई इंग्लैंड में जाके बैठे हुए जो, ये तुम इतने 3 पीस सूट पहनकर यहाँ पर आ गए हो। वो यानी कि वो उनको प्राउड फील करते थे वो अपनी लैंग्वेज बोलने में, अपना लिबास पहनने में। लेकिन मरियम ने बच्चों को इम्प्रेस करना था, पता नहीं किसको इम्प्रेस करना था, ये मुझे भी नहीं पता कि किसको इम्प्रेस करना था, ये बच्चों को इम्प्रेस करना था या फिर मे भी शायद इमरान खान को। मुझे नहीं पता कि किसको इम्प्रेस करने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता कि कौन अंग्रेजी सुन के इम्प्रेस होता होगा। बहरहाल एनीवेज, उसके बाद फिर जो है ना आज एक चीज़ ये बड़ी वायरल गई है, जो है ना ये मुनीफ फारूक साहब ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नफरत करती है, और नफरत इमरान खान हर जगह पर मौजूद है। उसके बाद जो है ना जो मतीउल्लाह जान साहब थे ना, उन्होंने लिखा MF MF, तो आगे इसको मुखातिब किया मुनीफ फारूक को, कहते हैं MF, M से मुनीब, F से फारूक, लेकिन आपको एक्चुअल इसका मतलब पता है, मैं कहूंगा नहीं, ठीक है जी। और फिर आगे जाके उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया कि मेरा वो वाला MF कहने का मतलब नहीं था, मैं तो मुनीब फारूक की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। तो ये आज जो है ना बड़ी सर्कुलेट करती रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों ने फैसला किया है कि अब इनको जो है ना मुनीब फारूक के बजाय हम इनको MF कहकर पुकारा करेंगे। और उसके बाद सायरा बाना साहिबा की भी ये ट्वीट सर्कुलेट करती रही है, कहती है नवाज शरीफ शुरू से ही फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, और आज फौज को पंजाब पुलिस बनाकर नवाज शरीफ ने अपना बदला ले लिया। ये ना जो भी कुछ था पहले, फौज जो इस तरह की हरकतें करती रहती थी, लेकिन इस वक्त इदारा जिस तरीके से नीचे गिरा है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहले कभी भी नहीं तारीख में हुआ। यानी कि आप किसी बच्चे से पूछें कि यार तुमने फ़ौज ज्वाइन करनी, पहले तो प्राउड फील करते होते थे ना माँ बाप के, हमने अपने बच्चे को फ़ौज के अंदर भेजना है। अब ज़रा आप पूछ के देखें लोगों से, आपको कैसे कैसे जवाबात मिलेंगे वहाँ सर। इसी वजह से जो इनका रिक्रूटमेंट रेट है वो भी ऑल टाइम लो है, कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। बहरहाल एनीवेज गाइस, ये कुछ मेरे पास खबरें थी, कुछ ज़्यादा खबरें नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर दूं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, और शाहीन साहब भाई साहब भी हमारे साथ कल मौजूद होंगे। शुक्रिया। Calm down, calm down. Hughes. These were the words of legend Imran
when during running Wakar, Yunis crashed with Merv Hughes and then tensions erupted. "No, move along your way," both kept telling each other. And then legend Imran stepped in. Then Hughes charged again with pure fury and delivered a vicious bouncer. That's a big one. That's 6. That's going right out of the ground. Magnificent. Everyone was shocked, including the great Hughes. Imran hammered an incredible pull shot. Ball kept sailing over fine leg for a glorious 6. Gentlemen, hold up for a minute. Imran was not done yet. After some overs, Paul Riffle steamed in with pitched-up delivery. Got it, 6. Is it? Yes, it is. It's a beauty. This time, Khan shuffled his feet on and launched it toward mid-wicket for another maximum, and bravely announced how to face the heat.